हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के प्रिज्म चैप्टर का न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रांतिक कोड क्या होता है और स्नेल के लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ समझते हैं। स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम। बच्चों, अपवर्तन वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है स्नेल के लॉ में कि अगर लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती हैं। ये वाला सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण आई, और ये अपवर्तन कोण है आर। ये माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक है n2। अब इस यहाँ पर अगर स्नेल का नियम लगाना है तो स्नेल का नियम हम लोग लगाएंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1। ये स्नेल से लॉ है। अच्छा, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा n1 साइन आई इज इक्वल्स n2 इंटू साइन आर। ये है बच्चों, इस इक्वेशन से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए n1 फिर गुणे जिस माध्यम का अपवर्तनांक ले रहे हैं उस माध्यम में आप उस माध्यम के कोण की ज्या का गुणा किया गया है। n2 दूसरा माध्यम है, इस माध्यम का अपवर्तनांक ले रहे हैं तो इस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्या का गुणा किया गया है। तो स्नेल का नियम लगाने का सबसे सिंपल तरीका आपसे ये हम लोगों का रहेगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे गुणे उस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्या। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा जाएगा। सपोज यहाँ पर अगर आपको स्नेल का रूल लगाना है, यहाँ पर कहा दिया गया कि इधर सपोज ये एयर है, इधर वाटर है, ये लाइट रेज आ रही थी, इधर चली गई, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 25 डिग्री। अब आपको कहा दिया गया स्नेल्स लॉ लगाना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw है। तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो इस माध्यम का अपवर्तनांक Na और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन इस कोण की या साइन 45, ये इक्वल होगा इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw। तो यहाँ पर लिख देंगे Nw फिर गुणे इस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्या मतलब साइन 25 डिग्री। ये इसको अप्लाई करने का तरीका है। मतलब जिस माध्यम में हम कोण लेंगे या जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक गुणे उस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्या। उसी तरीके से इस माध्यम का अपवर्तनांक गुणे इस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्या, दोनों का गुणनफल हमेशा इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया। ये स्नेल्स लॉ लगाने का हम लोगों का तरीका रहेगा, सबसे सिंपल तरीका है। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले में हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। उसका एक छोटा सा टॉपिक हम लोग फिर से उसी को समझेंगे ताकि न्यूमेरिकल हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल। बच्चों, क्रिटिकल एंगल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। डेंसर मीन्स सघन माध्यम से ये हमेशा विरल माध्यम में जाती है। और हमको पता है कि अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती हैं। सपोज ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसका अपवर्तनांक है n2। ये वाला मीडियम रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है n1। और कोई लाइट की रे आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, ये इसका रास्ता था। अब जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, ये जो आपतन कोण है इसका मान बढ़ाएं, लाइट रेज को यहाँ से इंसिडेंट करें, ये वाला कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण जो ये वाला एंगल है ये और बढ़ जाता है, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाता है।
आपतन कोण का मान हमने और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा बढ़ाने पर देखते हैं अपवर्तन कोण और बढ़ जाता है। तो आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरणें ऐसे एकदम सीधे इस सरफेस के या इस जो इंटरमीडिएट सरफेस है इसके ऐसे पैरेलल ऐसे निकल जाती है, मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। फिर से पूरी चीज को हम लोग एक बार समझते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। ये तो क्लियर है हम लोगों को। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो देखते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया, उसी विशेष आपतन कोण को ही हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को C से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से इस चीज को हम लोग देखें। ये बच्चों मान लीजिए लाइट रेज डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ये रेयरर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, डेंसर से रेयरर में जा रही है। एक विशेष आपतन कोण, ये एक ऐसा आपतन कोण है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है इंसिडेंट का, या ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर अपवर्तित किरणें यहां से होकर के गुजरती हैं, जिससे कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। इस सघन माध्यम में एक ऐसा विशेष आपतन कोण, सघन माध्यम में एक ऐसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, इसी विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक या माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण का रिलेशन फाइंड करें तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम हमने क्या बताया था? इस माध्यम का अपवर्तनांक गुणे इस माध्यम का जो साइन का ज्या है, ये कोण का ज्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो इस माध्यम का अपवर्तनांक है n2, फिर गुणे साइन C इज इक्वल्स इस माध्यम का अपवर्तनांक n1, फिर गुणे साइन एंगल कितना है 90 डिग्री, n2 इंटू साइन C इज इक्वल्स n1 साइन 90 की वैल्यू 1। n1 को इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो गया n2 बाई n1 इज इक्वल्स 1 अपॉन साइन C। n2 बाई n1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? n, तो n इज इक्वल्स 1 बाई साइन C। ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच रिलेशन है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन C बराबर 1 अपान n, या C इज इक्वल्स साइन इनवर्स 1 अपान, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्रांतिक कोण हो गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होता है। एक ऐसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसी विशेष आपतन कोण को ही हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। अच्छा, ये तो क्रिटिकल एंगल हो गया। एक चीज इसमें ये भी है कि अगर हम आपतित किरणों को या आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित करें, ऐसे अगर हम जो प्रकाश किरणें को जो हम आपतित कर रहे हैं, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें
तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये अपवर्तित किरणें पुनः पहले ही माध्यम में वापस जाने लगती हैं, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में फिर जाने लगती है। और अगर माध्यम नहीं बदल रहा है तो उस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। मतलब ये जो एक्शन हो रहा है ये रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा है कि यहाँ से लाइट रेज आई और उसी माध्यम में चली गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो मीडियम में अब ये वाली जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर ये परावर्तन के नियम का पालन तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर प्रकाश की किरण को अपवर्तन की घटना में अगर प्रकाश की किरण को आपतित क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाए, अगर आपतित प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाए तो अपवर्तित किरणें पुनः पहले ही माध्यम में वापस जाने लगती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। हिंदी में इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि अगर हम प्रकाश की किरणों को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें पुनः पहले ही माध्यम से जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में फिर से जाने लगती हैं और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस पर हम लोग एक डिवाइस भी डिस्कस किए हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस पर ही काम करता है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए लाल रंग, बैगनी रंग, इन सभी रंगों में किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होगा? तो हमको ये पता है कि रेड कलर अपने रास्ते सबसे कम विचलित होती है, तो उसको दूर हटाने के लिए देखो, जैसे मान लो कि हमने पहले वाले केस में यहाँ पर हमने भेजा बैगनी रंग। जब बैगनी रंग का जो प्रकाश है अगर ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये अपने रास्ते से ज्यादा विचलित होता है। तो ये अभी हमने एक विशेष आपतन कोण लिया C, या हमने मान लिया कि कोई आपतन कोण लिया है I, इस पर मान लो अपवर्तित किरण ऐसे गई तो ये अपवर्तित किरण ज्यादा विचलित हो गई। हमेशा बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है तो बैगनी रंग का प्रकाश अपने रास्ते से ज्यादा विचलित हो जाएगी। इसी कोण पर अगर हम रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट करते हैं उसी कोण पर तो हम देखते हैं अपने रास्ते से कम विचलित हो पाती है। ये अपने रास्ते से कम विचलित हुई, ये अपने रास्ते से ज्यादा विचलित हो गई। अगर ये ज्यादा विचलित हो गई तो अगर हम थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दें तो एंगल बढ़ाने के बाद ये 90 डिग्री पर निकल जाएगी। वहां पर उतना ही एंगल अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाएं तो हम देखते हैं अभी 90 डिग्री पर नहीं निकली, और ज्यादा एंगल बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ाते जाएंगे तब जाकर के यहाँ पर 90 डिग्री पर निकलेगा। तो हम देखते हैं कि इसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है इससे ज्यादा होता है। मतलब रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर ये हमेशा ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट। मतलब लाल रंग के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान बैगनी रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण के मान से हमेशा ज्यादा होता है। एक चीज ये क्लियर हुई, ठीक है। अब क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट हम लोग को कुछ समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने प्रिज्म पे, जो कि हम लोगों का टॉपिक है जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों प्रिज्म पे हम लोग एक डेरिवेशन में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग प्रिज्म कोण के साथ रिलेशन फाइंड किए थे, इक्वेशन मिला था। मैं उसी इक्वेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से इस चीज को समझिए। बच्चों सपोज ये हमारा एक प्रिज्म है, ये उसका प्रिज्म एंगल है ए, यहां पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और ये इसका रास्ता है, अपवर्तन के बाद ये ऐसे निकल गई, यहां चली गई ऐसे। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये इसका नॉर्मल हो गया, इस वाले सरफेस का नॉर्मल इसको ड्रा कर लिया, ये इसका नॉर्मल।
अब लाइट रेज यहाँ पर जाती तो यही से बात। ये वाला एंगल सपोज आर है, ये वाला एंगल को हम दिखाते हैं आर डैश से, ये वाला एंगल आई होता है, और ये वाला एंगल हम लोग इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिवर्जेंस आई डैश। ये हो गया, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी, ये वाला सी और ये वाला पॉइंट डी। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। वो रिलेशन ये है कि ये वाला एंगल जो प्रिज्म कोण है इन दोनों कोणों के साथ किस प्रकार से रिलेटेड होता है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब ये वाला एंगल आर और आर डैश तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एक चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में। इस चतुर्भुज में हम देखते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। बच्चों ये नॉर्मल है डॉटेड वाली लाइन, और ये सरफेस है। सरफेस पर नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, इधर वाला ये वाला एंगल भी 90 हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 हो गए। चूंकि चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, उसमें से दो एंगल का सम 90 प्लस 90 180 हो चुका है। मतलब इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। कोण ए प्लस कोण सी, अगर इन दोनों का जो सम है, जो योग है, अगर 180 ये हो गया तो 180 ये हो ही रहा है, मतलब टोटल 360 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी इसका भी सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि इन दोनों का सम कितना मिल रहा है 180। तो 180 ये टोटल 360। ये हो गया इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन में देखें तो दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस सी इज इक्वल्स ए प्लस सी। सी से सी कैंसिल हो गया, तो आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स ए। ये रिलेशन है, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स आर प्लस आर डैश। ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, हम लोगों के न्यूमेरिकल इस पर काफी मिलते, बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। एक चीज ये क्लियर हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हमेशा ए के इक्वल होता है। ठीक है, एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर प्रिज्म में कहा दिया जाए कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में हो, तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में हमको पता आर आर डैश के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में अगर आर डैश के स्थान पे आर लिखोगे तो ए बराबर आर प्लस आर, मतलब 2 आर बराबर ए या आर बराबर ए बाई 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये वाली कंडीशन हम लोग तब लगाएंगे जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में। उसके अलावा अगर ये नहीं कहा, ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में, तो उस कंडीशन में हमारा रिलेशन ये है, ए बराबर आर प्लस। तो क्रांति कोण का कॉन्सेप्ट समझ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये प्रिज्म एंगल का इन दोनों एंगल के साथ रिलेशन समझ लिया। ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल का, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों हमसे ये कहा गया कि यहाँ पे ये कोई एक ऐसा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल हमसे कहा दिया गया 90 डिग्री है, और ये प्रिज्म है ए बी सी। कोई लाइट की रे इस पर इंसिडेंट होती है, ये आ रही है, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, और ये लाइट रे
यहां से ऐसे निकल रही है, ठीक है। यहां से इस वाले सरफेस पर जब पहुंची दूसरे वाले सरफेस AC पर, तो यहां पर ये लाइट रे, यहां पर इस AC वाले सरफेस पर ऐसे स्पर्श करते हुए ऐसे निकल रही है। ये इमर्जेंट रे है या आउटकमिंग रे है। हमसे ये पूछ लिया गया कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो तो इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मान लेते हैं इधर वाला मीडियम एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वैसे इधर भी मीडियम एयर ही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। बच्चों मान लेते हैं इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ग्लास का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो हमको यही N2 फाइंड करना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पहले तो ये फिगर दे दिया गया है, एक और कंडीशन फिगर के बाद ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमको इसी में दे दिया गया है। कहा दिया गया अगर यही प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में हो, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, फिर से वही आपको फाइंड करना है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 क्या है। अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में है तो अपवर्तनांक क्या होगा, और अगर न्यूनतम विचलन की अवस्था में नहीं, जैसा दिया गया उस कंडीशन में इसका अपवर्तनांक क्या होगा। दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। बच्चों अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार इसका अपवर्तन हो रहा है। ये पहली बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ इस सरफेस AB से, दूसरी बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ सरफेस AC से। पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। इस वाले सरफेस से अपवर्तन के समय हम लोग स्नेल का लॉ अगर यूज करें तो स्नेल का लॉ क्या होगा। फॉर सरफेस फर्स्ट मान लेते हैं, ये पहले वाली सरफेस है। यहाँ पर स्नेल का नियम लगाओ। इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है N1 इंटू साइन, कोण कितना है 45 डिग्री, 45 कितना गंदा लिखते हैं 45 इज इक्वल्स इस मीडियम का अपवर्तनांक N2 फिर गुणे ये वाला एंगल हम मान लेते हैं R है, ये वाला एंगल मान लेते हैं R डैश है। R की वैल्यू निकालते हैं, R की वैल्यू इंटू N2 इंटू साइन R, ये हो गया इक्वेशन। N1 गुणे इस मीडियम में जो कोण बन रहा है उसकी जाए, फिर बराबर होगा N2 मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसके कोण की जाए। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। N1 की वैल्यू 1, साइन 45 की 1/√2 इज इक्वल्स N2 इंटू साइन R, या यहाँ से अगर N2 निकालें तो साइन R इधर चला जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं N2 इज इक्वल्स 1/√2 इंटू 1/साइन R। ये हमको मिल गया पहला इक्वेशन। फिर सेम चीज हम लोग लेते हैं दूसरे वाले सरफेस से जब अपवर्तन हुआ, फॉर सरफेस 2, दूसरे वाले सरफेस से अपवर्तन के समय ये ग्लास में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इंटू एंगल, यहां पर एंगल कितना है R डैश इज इक्वल्स यहां पर। अब यहां पर देखो बच्चों, जब ये एंगल या ये वाली लाइट रे ऐसे सरफेस पर ऐसे टेंजेंट है या स्पर्श करते हुए निकल रही है, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है,
नॉर्मल सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जैसी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 और फिर बुरे एंगल साइन 90 डिग्री। ये हो जाएगा n2 इंटू साइन r डैश इज इक्वल्स n1 की वैल्यू 1 साइन 91। यहाँ से अगर हम निकालें n2 तो ये हमको मिलेगा n2 बराबर 1 अपान साइन r डैश। बच्चों अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे कि इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि r प्लस r डैश इज इक्वल्स 90 डिग्री ये वाले एंगल के, तो यहाँ से r डैश अगर निकालूं तो 90 माइनस r होगा, वही वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हमको मिलेगा n2 बराबर 1 अपान साइन r डैश के स्थान पे 90 माइनस r, साइन 90 माइनस r इज इक्वल्स कास r, तो 1 अपान कास r। ये हमको एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन सेकेंड। फिर देखते हैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट इक्वल हैं इसलिए राइट भी इक्वल होंगे, तो राइट इक्वल करो 1 अपान रूट 2 इंटू 1 अपान साइन r इज इक्वल्स 1 अपान n2 की वैल्यू किसके बराबर है 1 अपान कास r। ये हो गया साइन r इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 1 अपान रूट 2 इज इक्वल साइन r डिवाइड बाई कास r इज इक्वल्स tan r। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल्स tan स्क्वायर r। tan को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स सेक स्क्वायर r माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रिलेशन होता है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं -1 को इधर कर दो तो ये हमको मिलेगा सेक स्क्वायर r इज इक्वल्स 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स 3/2, इसको स्क्वायर इधर ले जाओ तो सेक r बराबर ये हमको मिल गया रूट 3/2, सेक r को हम लिख सकते हैं 1 बाई कास r इज इक्वल्स रूट 3/2। अच्छा कास r 1 बाई कास r किसके इक्वल है n2 के, इसलिए हम लिख सकते हैं n2 बराबर रूट 3/2। दिस इज द आंसर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 रूट 3/2। ये आंसर बच्चों हमको तब मिलेगा जब ये कहा जाएगा जैसा कि फिगर में दिखाया गया, और ये हमको नहीं कहा गया कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं कहा है तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। अब दूसरा भी देख लेते हैं, अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में तब क्या होगा, तब देखते हैं। तो दूसरे वाले केस को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें। देखते हैं बच्चों, अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था में हमको पता है r डैश के इक्वल हो जाएगा। अगर r डैश के इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा r डैश के इक्वल और r प्लस r डैश इज इक्वल से a होता है और a की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं r प्लस r डैश भी r है बराबर 90, मतलब 2r बराबर 90, तो r बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री। ये हो गया, कितना मिला 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना मिल गया 45 डिग्री, 45 मिल गया तो हमसे कहा दिया गया रिफ्लेक्ट। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग इस सेकंड वाले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो सेकंड वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 इंटू एंगल साइन r डैश इज इक्वल्स
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू इसमें एंगल साइन 90 डिग्री, n1 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, n2 इंटू साइन r डैश, चूंकि r और r डैश इक्वल है और दोनों की वैल्यू 45 है तो साइन 45 हो गया, n2 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स 1 हो गया, n2 बराबर ये इधर चला जाएगा तो 1 अपान साइन 45 हो जाएगा, n2 बराबर 1 अपान साइन 45 किसके बराबर होगा, 1/√2 के, ये ऊपर चला जाएगा, n2 बराबर √2 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं n2 बराबर 1.4142 हो जाएगा, ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था ये वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन ये फिगर हमको बना करके दिया है और फिगर में ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में फिगर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, कहा दिया कि ये एक कोई प्रिज्म है, ये इस प्रिज्म में ये वाला एंगल 90 डिग्री, कोई लाइट रे ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर, ये यहाँ से आती है यहाँ पे और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, ये वाला एंगल 45 दिया है, ये इसका नार्म हो गया, ये इसका नार्म। बच्चों अगर ये वाला एंगल 45 तो ये 9, ये अभी रुके नहीं, अच्छा ये फिगर हमको दिया गया, हमसे केवल ये पूछा गया है कि इस फिगर से हमको ये बताना है कि क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू आपको पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री या 45 डिग्री से कम होगा सी, या 45 डिग्री से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन सही है वही हमको देखना है। देखते हैं फिगर को। पहले तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर आ रही है तो ये वाला एंगल 90 होगा, ये 90 ये 45 तो ये 45 हो गया। अच्छा ये 45 ये नॉर्मल है, टोटल ये वाला एंगल पूरा सरफेस के साथ नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, टोटल 90 तो ये भी कितना हो गया 45। अब देखो कि 45 डिग्री पर ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है, इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, अब बाहर ना निकल करके फिर से उसी मीडियम में चली आई। बच्चों ये प्रिज्म है तो ये ग्लास का बना हुआ है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है, इधर एयर है, लाइट की रेज को डेंसर से रेयरर में जाना है, इधर डेंसर है इधर रेयरर मीडियम है, लाइट रेज को डेंसर से रेयरर में जाना है, बट ये यहाँ से उसी मीडियम में वापस चली गई जिससे आ रही थी, मतलब डेंसर से आ रही थी डेंसर में ही चली गई। तो ये वाली प्रोसेस का नाम तो हम लोग जानते हैं, ये TIR वाली प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो लाइट रेज आई है ये देख रहे हैं यहाँ से इसको बाहर निकलना चाहिए था, तो बाहर ये ना निकल करके ये उसी मीडियम में वापस जा रही है, उसी मीडियम में वापस जा रही है। कितने एंगल पर उसी मीडियम में वापस जा रही है 45 डिग्री पर, मतलब 45 डिग्री पर ये उसी मीडियम में वापस चली गई।
तो अगर हम इस एंगल को कम कर दें तो इस एंगल को कम करने से ये वाली लाइट रेज फिर इस 90 डिग्री पर आ सकता है। तो ये वाला एंगल अगर हम ऐसे कम करते जाएंगे तो ये लाइट रेज ऐसे वापस आना शुरू कर देगी, मतलब फिर से 90 डिग्री वाली कंडीशन हमको मिल जाएगी। तो 45 से कम एंगल रखना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर से देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्रिटिकल एंगल, एक विशेष आपतन कोण पर ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाता है और इसी विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण हुआ तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पे अब मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल टोटल यहाँ से यहाँ तक का आई है। ये वाला टोटल एंगल कितना है? आई है। आई एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो बताओ, क्रिटिकल एंगल जो कि केवल यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल है सी, सी की वैल्यू आई से कम होगी या ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आई से कम है। तो वैसे ही मतलब जिस एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उससे कम एंगल पर क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन हमको मिलती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस मीडियम में आई थी, ये डेंसर में था, डेंसर से रेयर में जाना है, मतलब ये ग्लास है, ग्लास से हमको एयर में जाना है। तो डेंसर से रेयर में जाते समय ये रेयर में नहीं गई, फिर से डेंसर में ही लौट आई, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमेशा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले एंगल के वैल्यू से कम होती है, मतलब C इज लेस देन I होता है। इसका मतलब अगर 45 डिग्री पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल 45 से कम होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल की कंडीशन मिल सकती है। कुछ समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों हमको ये दिया गया है कि कोई एक प्रिज्म है ये, और इस प्रिज्म का ये वाला एंगल है 30 डिग्री। कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ये इसका नॉर्मल है, और हमसे ये कहा दिया गया कि ये किस एंगल पर इंसिडेंट हो, कि जब ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी तो इधर जाने के बाद बच्चों क्वेश्चन फिर से देखो। ये कोई एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है। हमसे पूछ लिया गया कि एक लाइट रेज को किस एंगल पर इंसिडेंट करें कि जब ये रिफ्रैक्शन के बाद ये वाली रेज अंदर जाए तो यहाँ पर ये जो इसकी पॉलिश्ड सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट हो करके फिर से उसी रास्ते पर लौट आए। क्वेश्चन फिर से सुनो, मजा आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कोई लाइट रे जा रही है इस सरफेस पर, इसको किस एंगल पर इंसिडेंट करे, इसका आपतन कोण कितना होगा कि जब इसकी अपवर्तित किरण अंदर जाएगी लेंस इस प्रिज्म के तो इस पॉलिशदार सतह से टकराकर फिर उसी रास्ते पर लौट जाए। तो उसके लिए हमको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड आई, ये हमको फाइंड करना है। देखते हैं, कुछ सोचते हैं कितना मिलता है आई का मान। अच्छा बच्चों, एक चीज हमको ये पता है, मिरर के लिए अगर मान लो इधर मिरर है कोई, लाइट रे अगर ये नॉर्मल है, अगर
किसी कोण पर आएगी तो उसी कोण पर ये निकल जाएगी, आपतन कोण बराबर परावर्तन। अगर सरफेस पर अगर ऐसे परपेंडिकुलर आएगी तो हमको पता परपेंडिकुलर आने पर ही वापस निकलेगी उसी रास्ते पर। अगर कोई लाइट रे इस मिरर की सरफेस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये जो अपवर्तित किरण आ रही है इस मिरर पर, ये कितने एंगल पर आ रही है? 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर आ रही है तभी तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते पर वापस लौट जा रही है। सही बात है, ठीक है। जो एक चीज देना हम आपको भूल गए, इसका अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है 2, √2 है, ठीक है। एक चीज हमको समझ में, लाइट रे अगर आएगी 90 डिग्री पर आएगी तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। अगर ये वाला एंगल 90, ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आंसर है 60 हो गया भाई। तीनों का सम 180, तो 90 और 30 120, 180 - 120 = 60 डिग्री, तो 60 हो गया। अब ये नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। पहले वाले सरफेस के लिए स्नेल लॉ लगा दो। स्नेल का नियम हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका हम लोगों के पास कौन सा वाला है? n बराबर sin i बटे sin r वाला, तो वही वाला लगा दो। n बराबर sin i बटे sin r, ये n हमको पता है, n कितना है? √2। साइन आई हमको निकालना है तो यहाँ साइन आई लिख दो बटे साइन आर। अब बोलो आर कितना है? तो नॉर्मल के साथ ये अपवर्तित किरण 30 डिग्री बना रही है तो यहाँ 30 लिख लो। √2 बराबर साइन आई बटे क्या, ये बटे इधर चला जाएगा तो गुणे साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, 1/2 इंटू √2 इज इक्वल्स साइन आई। इसको आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू √2 इंटू इज इक्वल्स साइन आई। ये इससे मर गया। साइन आई बराबर 1/√2, साइन आई बराबर साइन कितने अंश की वैल्यू है? 45। साइन इधर जाएगा इनवर्स होगा, मतलब साइन से साइन खत्म, आई इज इक्वल्स 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, तब ऐसी घटना यहाँ पर होगी। ये इसका आंसर है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर हम लोग कुछ बातें करेंगे और समझते समझेंगे कि क्या होता है कोणीय परिक्षेपण, फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, कुछ नई नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।